हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, समझते हैं परिनालिका क्या होता है। परिनालिका के बारे में समझेंगे और टोरॉइड के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिनालिका के बारे में। परिनालिका और टोरॉइड दोनों जो हैं ऐसे उपकरण हैं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। देखिए ध्यान से, आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया गया है। परिनालिका और टोरॉइड होते क्या हैं। परिनालिका तथा टोरॉइड ऐसे दो उपकरण हैं। ये सब क्या है? डिवाइस हैं, उपकरण हैं। परिनालिका तथा टोरॉइड ऐसे दो उपकरण हैं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। परिनालिका और टोरॉइड क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का काम इनका होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, परिनालिका और टोरॉइड। ठीक है। उपयोग कहाँ करते हैं? टेलीविजन में। टेलीविजन में आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए परिनालिका का उपयोग होता है। ठीक है। टेलीविजन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किसका यूज करते हैं? परिनालिका का यूज करते हैं। जबकि सिंक्रोट्रॉन में आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम दोनों का संयुक्त रूप में उपयोग किया जाता है। सिंक्रोट्रॉन में परिनालिका का भी यूज होता है, टोरॉइड का भी यूज होता है। सिंक्रोट्रॉन में आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इन दोनों का संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। परिनालिका तथा टोरॉइड दोनों में ही हमें उच्च सममित की ऐसी स्थिति देखने की मिलती है जिनमें एम्पीयर नियम आसानी से लागू किया जा सकता है। ठीक है। तो परिनालिका और टोरॉइड दोनों में एम्पीयर का नियम आसानी से लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें उच्च सममित मिलती है, हाई सिमेट्री मिलती है। परिनालिका तथा टोरॉइड दोनों में ही हमें उच्च सममिति की ऐसी स्थिति देखने की मिलती है कि इसमें हम आसानी से एम्पीयर का नियम लागू कर सकते हैं। ठीक है। तो परिनालिका और टोरॉइड क्या होता है? परिनालिका टोरॉइड उपकरण होते हैं, डिवाइस होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। तो आइए पहला देखते हैं परिनालिका के बारे में। ध्यान से समझिएगा। परिनालिका परिनालिका क्या होती है? यह एक लंबी परिनालिका है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परिनालिका क्या होती है? एक लंबी नली होती है जिस पर तांबे के तार लपेटे रहते हैं। तो यह एक लंबी परिनालिका है जिसके विषय में आप जानेंगे। लंबी परिनालिका से मतलब क्या होता है? लंबी परिनालिका से तात्पर्य है परिनालिका की लंबाई जो है उसकी त्रिज्या की तुलना में अधिक हो। परिनालिका की लंबाई क्या हो? उसकी त्रिज्या की तुलना में अधिक हो, तब उसको हम लंबी परिनालिका कहेंगे। परिनालिका की त्रिज्या की तुलना में लंबाई क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। परिनालिका की लंबाई उसकी त्रिज्या की तुलना में अधिक हो, तब उसे हम लंबी परिनालिका कहेंगे। ठीक है। परिनालिका में एक लंबा तार सर्पिल के आकार में लिपटा होता है। ठीक है। परिनालिका में अगर आप देखेंगे तो एक लंबा तार होगा जो ऐसे सर्पिल के आकार का होगा। इसी में ऐसे ऐसे तार को लपेटा रहता है। फिगर आप देख रहे हैं परिनालिका का। इसमें देखें तांबे का तार जो है सटा के कई बार लपेटा जाता है। परिनालिका में एक लंबा तार स्पाइरल सर्पिल के आकार में लिपटा होता है जिसमें प्रत्येक फेरा अपने निकट के फेरे के साथ काफी सटा होता है। प्रत्येक फेरा जो है अपने निकट के फेरे के साथ काफी सटा होता है। ठीक है। इस प्रकार फेरे को एक वृत्ताकार पास माना जा सकता है। फेरे को क्या मान सकते हैं? एक वृत्ताकार पास मान सकते हैं। किसी परिनालिका के सभी फेरों के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक फेरों के चुंबकीय क्षेत्र का सदिश योग होता है। किसी परिनालिका के सभी फेरों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह प्रत्येक फेरे के चुंबकीय क्षेत्र का सदिश योग होता है, वेक्टर एडिशन होता है।
किसी प्रणालिका के सभी फेरों के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक फेरों के चुंबकीय क्षेत्र का सदिश योग होता है। प्रणालिका पर लपेटने के लिए इनेमिलित तार का उपयोग किया जाता है। प्रणालिका के ऊपर जो तार लपेटे जाते हैं वे तार कैसे होते हैं? इनेमिलित होते हैं, ताकि फेरे एक दूसरे से विद्युत रोधी रहें। इनेमिलित तार को लपेटते हैं ताकि एक दूसरे से वह विद्युत रोधी रहें, एक दूसरे के संपर्क में न आए, उनके ऊपर इनेमल चढ़ा रहता है। तो प्रणालिका पर लपेटने के लिए इनेमिलित तारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चित्र में आप देखें, इस फिगर में प्रणालिका के किसी भाग का यह फिगर है जिसमें आप स्पष्ट देख रहे हैं कि इसके ऊपर तार को लपेटा गया है। ठीक है, तो चित्र में क्या दिख रहा है? चित्र में किसी परिमित प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया गया है। फिगर में परिमित प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया गया है। ठीक है, हमने इस प्रणालिका के एक खंड को विस्तारित करके दिखाया है। ठीक है, प्रणालिका के एक छोटे से पार्ट का फिगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विस्तारित करके इसमें दिखाया गया है। बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र एकदम 0 है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक है। ठीक है, यहाँ पर भी देखें आप, यहाँ पर चित्र बी में वृत्ताकार पास से यह स्पष्ट है कि दो पास के फेरों के बीच चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाता है। दो पास के फेरों के बीच चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक है लेकिन Q पर क्या है? नहीं है। ठीक है, वृत्ताकार पास से यह स्पष्ट है कि दो पास के फेरों के बीच चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाता है। दो पास का फेरा है, इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि मध्य बिंदु जो P है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और प्रबल है और प्रणालिका के अक्ष के अनुदिश है बिंदु P पर। लेकिन बाहर जो बिंदु Q है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? दुर्बल है, प्रणालिका के अक्ष के अनुदिश है और लंबवत अथवा अभिलंबवत कोई घटक नहीं है यहाँ पर बिंदु Q पर। तो आप देख रहे हैं कि चित्र बी में कि अंतःभाग के मध्य बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, प्रबल है तथा प्रणालिका के अक्ष के अनुदिश है बिंदु P पर। जबकि बाह्य भाग के मध्य बिंदु Q पर, यहाँ पर Q पर बाह्य भाग के मध्य बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है और साथ ही यह प्रणालिका के अक्ष के अनुदिश है तथा इसका लंबवत और अभिलंबवत कोई घटक भी नहीं है। ठीक है, इसका न तो लंबवत घटक है न तो कोई अभिलंबवत घटक है। जैसे जैसे प्रणालिका की लंबाई में वृद्धि होती है, वह लंबी बेलनाकार धातु के पटल जैसी दिखाई देने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे प्रणालिका की लंबाई बढ़ेगी वह कैसी दिखाई देगी? एक धातु के पटल की तरह इस तरह से दिखाई देने लगेगी। जैसे जैसे प्रणालिका की लंबाई में वृद्धि होती है वह लंबी बेलनाकार धातु की पटल जैसी दिखाई देने लगती है। चित्र में आप देखें, यह एक अत्यधिक लंबी प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया गया है। बिंदु P पर देखें चुंबकीय क्षेत्र है लेकिन Q पर शून्य है। AD और BC के कारण चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। AD की दिशा नीचे की तरफ है, BC की दिशा ऊपर की तरफ है। इन दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। DC जो है, इसके भी कारण बाह्य पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र केवल AB के कारण होगा। तो यह एक आदर्शीकृत चित्रण बनाया गया है, यह एक आदर्शीकृत चित्रण निरूपित किया गया है। प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य लगता है, प्रणालिका के भीतर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के समांतर है, अक्ष के समांतर है प्रत्येक बिंदु पर प्रणालिका के भीतर। ठीक है, किसी आयताकार एम्पियर पास ABCD पर विचार कीजिए। फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक आयताकार पास बना है ABCD, एक आयताकार पास है ABCD, है ना।
तो AB के कारण केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। BC और AD एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, DC बाहर है, यह भी समाप्त हो जाएगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र AB के कारण होगा। किसी आयताकार एम्पियर पास ABCD विचार करें, जैसा कि ऊपर तर्क दिया जा चुका है कि CD के अनुदिश क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। CD कौन है, जो बाहर है, उसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। CD के अनुदिश, CD के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य। अनुप्रस्थ खंड BCAD के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का घटक शून्य है। BC और AD के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का घटक भी शून्य होगा, क्योंकि एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ आ रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अनुप्रस्थ खंड BC और AD के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का घटक शून्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों खंड चुंबकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं देंगे। मान लीजिए AB के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B है, केवल कौन बचेगा, AB के अनुदिश ही चुंबकीय क्षेत्र आपको मिलेगा। AB के अनुदिश ही चुंबकीय क्षेत्र आपको मिलेगा। AB देखें ध्यान से, यह है आपका AB के अनुदिश ही चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। AD और CD एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, DC बाहर है तो कैंसिल हो जाएगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा AB के कारण जो अंदर है। ठीक है, तो मान लीजिए कि AB के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है। AB के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B है। इस प्रकार एम्पियर पास के प्रशासनिक लंबाई कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। ठीक है, एम्पियर पास की प्रासंगिक लंबाई h हो जाएगी। यह AB की लंबाई किसके बराबर होगी, h के बराबर हो जाएगी। यह h आप देख रहे हैं। एम्पियर पास की प्रासंगिक लंबाई, एम्पियर पास की प्रासंगिक लंबाई कैपिटल L बराबर h। ठीक है, मान लीजिए प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तब फेरों की कुल संख्या कितनी होगी, NH। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो h लंबाई में कितनी होगी फेरों की संख्या, NH। ठीक है, तो इस प्रकार परिबद्ध विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, INH। परिबद्ध विद्युत धारा IE बराबर क्या होगा, INH। यहाँ I प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा है। ठीक है, अब यहाँ पे नियम लगाते हैं एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार। एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, लाइन इंटीग्रल BDL, लाइन इंटीग्रल BDL बराबर μ0, ठीक है, μ0 I। यह नियम आप पढ़े हैं एम्पियर के नियम में, देखें यह नियम, लाइन इंटीग्रल B.dl बराबर μ0 I, लाइन इंटीग्रल B.dl बराबर μ0 I। ठीक है, तो यहाँ पे जो I है वो कितना है, INH। I कितना है, INH। B क्या है, BDL क्या है, L। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा B और L, और इधर क्या हो जाएगा μ0 IE, और IE का मान रखेंगे हो जाएगा BL बराबर μ0 IE का मान कितना है, INH। BL बराबर μ0 IE बराबर BL की जगह पे BH, H क्या है, लंबाई कितनी है L की जगह पे H है, तो BH बराबर μ0 IE का मान INH। ठीक है, तो यहाँ से H कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर μ0 NI। B बराबर μ0 क्या हो जाएगा, NI हो जाएगा। B बराबर μ0 NI। ठीक है, क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होती है। क्षेत्र की दिशा जो है आप दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रणालिका का समानतः उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रणालिका का यूज कहाँ किया जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रणालिका में भीतर नर्म लोहे क्रोड रखकर विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना संभव है। प्रणालिका के भीतर अगर नर्म लौह क्रोड रख दें तो इससे विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका प्रणालिका के बारे में।